बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एप्लीकेशन में हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो हाउसिंग सोसाइटी सर्विसेज के नाम से प्रोजेक्ट है। इसका ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप की एप्लीकेशन का ओवरव्यू यानी कि उसकी फंक्शनैलिटीज़ का ओवरव्यू और उसके कोड का ओवरव्यू देखेंगे। इस एप्लीकेशन में सबसे जो मेन हमारे पास स्क्रीन है वो रजिस्ट्रेशन पेज होगा, जिस पे कोई एक यूज़र जो है वो न्यू रेजिडेंट के तौर पे इस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो सकेगा। जब उसने न्यू रेजिडेंट ने या न्यू रेजिडेंट ने सेव होना है तो उसके लिए हमारे पास नेम, मोबाइल, ईमेल, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होंगे। जब इसने ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है तो इसने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा, जहाँ पे इसको ईमेल और पासवर्ड जो है ये दो इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी लॉगिन के लिए। जैसे ही इसने लॉगिन ईमेल और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट इसके यूज़र डैशबोर्ड पे ले जाएगा और वहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर इसको लॉगआउट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके तो ये वापस जो है लॉगिन की स्क्रीन पे आ सकता है। अब इस एप्लीकेशन का कोड हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करके देखते हैं। जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो इस आपको दो फोल्डर जो हैं वो विजिबल होंगे, दो डायरेक्टरीज जो हैं वो आ रही होंगी आपके पास। पहली डायरेक्टरी ऐप की है, इसमें सारा एप्लीकेशन का कोड होगा। सेकंड फ्रेमवर्क से रेलेवेंट है जो कि ग्रेडल स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। आप जैसे ही सेकंड फाइल पे आते हैं मॉड्यूल लेवल की बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल पे, तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नेम स्पेस या एप्लीकेशन आईडी होती है जो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका वहाँ पे नाम आप जो रखेंगे वो उसका सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद इसका मिनिमम SDK है 23, यानी कि ये मार्शमैलो एंड्रॉयड का 6.0 वर्जन जो है उस पर ये चल सकता है मिनिमम। इससे नीचे के वर्जन पे ये इंस्टॉल ही नहीं हो सकेगा। टारगेटेड SDK जो है वो 33 है, यानी कि इस वक्त इस SDK को यूज़ करते हुए हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये 33 है। वर्जन इसका 1 है। इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी है वो आपने डिपेंडेंसीज़ कहलाती हैं, और वो डिपेंडेंसी ऐड करना यहाँ पे करवाएंगे आप इस तरह से। हमने यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट की मटेरियल IO यूज़ की है, कम्पैक्ट की है, और दो फायरबेस से रेलिवेंट है। तो ये हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़र की रजिस्ट्रेशन, उसके लॉगिन के लिए फायरबेस ऑथ, और साइन आउट के लिए यानी लॉग आउट के लिए, और उसकी प्रोफाइल सेव करने के लिए हमने फायरबेस डेटाबेस जो है वो यूज़ की है। ये फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है जिसको हमने इस्तेमाल किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसको आपने ऐड करते हुए टूल्स पे क्लिक करके आपने फायरबेस पे क्लिक करना है जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उस सूरत में, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर चुके हैं तो आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और फिर आपने कस्टम अथेंटिकेशन सिस्टम पे क्लिक करना है। इसमें ये प्रोजेक्ट इस वक्त कनेक्टेड है, यानी फायरबेस अथेंटिकेशन API पे ये इस वक्त कंसोल पे क्रिएट होके कनेक्ट किया जा चुका है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपने एक्सेप्ट चेंजेस के साथ जो हैं ये यहाँ पे नए प्रोजेक्ट के अंदर ये बिल्ड हो जाती हैं और ये फाइल्स जो हैं ये ऐड हो जाती हैं इसमें। इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो है, अच्छा सॉरी ये जावा के लिए थी। इसी तरह से सेकंड जो इसमें यूज़ होनी है वो रियल टाइम डेटाबेस है। यहाँ पे भी आपने जावा वाली पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऐड है, आपने इस पर क्लिक करके तो ये इन सर्विसेज को भी एक्सेप्ट कर देना, तो ये भी प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी जो कि पहले ही हम ऐड कर चुके थे। अब इसके क्लोज़ कर दिया हमने। नेक्स्ट जो है आपने ऐप की डायरेक्टरी को ओपन करना है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टरी जो है वो मैनिफेस्ट की आएगी। मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल एक हमारे पास ऐसी फ़ाइल होती है जिसने एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन और पूरे एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। यानी कि इसका जब एप्लीकेशन इंस्टॉल होना है तो आइकन क्या आएगा, उसका आइकन के नीचे नाम हाउसिंग सोसाइटी सर्विसेज लिखा होगा, इसकी थीम क्या होगी, थीम के अलावा इसमें API लेवल टारगेटेड जो है वो क्या होगा। इसके बाद जितनी भी इंटरफेसेस आपने क्रिएट करने हैं तो उसकी बैकएंड फ़ाइल और फ्रंट एंड फाइल के साथ उसको एक्टिविटी बोला जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होगी। सबसे पहले हमने जब इस एप्लीकेशन को रन करना है तो रजिस्टर की एक्टिविटी हमारे पास आएगी। तो ये 4 लाइंस का कोड हम जिस एक्टिविटी में रखेंगे वो हमारे पास एज अ लॉन्चर और एज अ मेन इंटरफेस जो है वो उस एक्टिविटी को ये रन कर देगा।
उसके बाद हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन है, उसके लिए भी इसमें कोड ऐड है। मेन एक्टिविटी है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास RES की डायरेक्टरी है। RES के अंदर आपने जो भी आइकॉन, लोगो, बैकग्राउंड्स आपने ऐड करनी होती हैं वो आप ड्राइबल के अंदर रखते हैं, यानी इमेजेस वगैरह जो भी आपने यूज़ करनी है वो ड्राइबल के फोल्डर के अंदर आप पेस्ट करके तो आप करते हैं यूज़। इसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड से रेलेवेंट जो भी इंटरफेस हो, कार्ड लेआउट हो, वो आपने लेआउट की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे बनानी होती है। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन जब रन करेगी तो वो रजिस्टर का लेआउट जो है वो आपको विजिबल होगा, जहाँ पे एक तरफ यहाँ से हम स्प्लिट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। जो हम इसको देख चुके हैं पहले कि ये इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। अब इसका बैकएंड फाइल जो है वो आपने जावा पे जब क्लिक करना है तो उस जावा पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट वाला जो कॉम पैकेज आएगा, इस पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी फाइल्स आ रही हैं, लॉगिन की, रजिस्टर की, मेन एक्टिविटी और मॉडल क्लास। जब यूज़र का डेटा डेटाबेस में स्टोर होना तो वो यूज़र के नाम से हमने एक मॉडल क्लास बना ली है। जब आप मॉडल क्लास बनाते हैं तो वो आप रियल टाइम वर्ड का डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए आप एक नई डेटा टाइप बना रहे होते हैं, वो हमने बनाई है यूज़र के नाम से। इसमें उसका नेम, फ़ोन, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र टाइप और स्टेटस जो है ये हमने ऐड करवा दिया। अब इसका हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफ़ाइन करना है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम जो है ये होता है कि जब आपने किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्टली, और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसमें एट टाइम ऑफ क्रिएशन जो है वो उसको अलॉट कर दे। और इसका सेकंड जो है हमारे पास टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का पर्पज़ ये होता है कि आपने उस क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको आपने जितनी वैल्यूज़ जिस तरीके से बताई हैं आपने उन वैल्यूज़ को भेजना भी होता है साथ सेव करने के लिए कि वो एट टाइम ऑफ क्रिएशन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएं। इसके बाद हमारे पास जो है वो मेंबर मेथड्स होते हैं। मेंबर मेथड्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी क्लास के मेंबर मेथड्स कहलाते हैं, यानी कि उन मेथड्स के थ्रू आप उसके डेटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें वैल्यू या तो गेट कर सकते हैं या उनमें वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक गेटर मेथड जिसके थ्रू हम वैल्यू गेट करते हैं और एक सेटर मेथड जिसके थ्रू हम वैल्यू यानी पैरामीटर भेज के उस डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये दो तरह के दो फंक्शंस मिनिमम जो हैं वो दो फंक्शन जो हैं ये हम किसी एक डेटा मेंबर के लिए यूज़ करते हैं। यानी नेम है तो नेम के लिए एक तो गेट नेम और एक सेट नेम का नाम से गेटर और सेटर मेथड, एक पेयर जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इन इंफॉर्मेशन को जब ऐड करना है तो यूज़र को हमने इनपुट फील्ड प्रोवाइड करनी है एडिट टेक्स्ट के थ्रू, और उनको हमने एडिट नेम के नाम से नाम देना है। और इसके कीबोर्ड लेआउट जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो वो कौन सा डिस्प्ले करना, तो ये टेक्स्ट पर्सन नेम के नाम से करना है। इसी तरह से मोबाइल नेम जब ऐड होगा तो वो नंबर के अकॉर्डिंग होता है, तो वो ये उसको नंबर के साथ जो है, या आप इसको फ़ोन करें तो ये फ़ोन के अकॉर्डिंग कीबोर्ड लेआउट जो है ये डिस्प्ले कर देता है, तो ये फ़ोन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ईमेल है तो ईमेल के लिए जो है हमारे पास पासवर्ड के लिए नंबर पासवर्ड हमने यूज़ की है, और ईमेल के लिए जो है वो हम ईमेल का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये ईमेल का हमारे पास, तो उसके लिए मोबाइल नंबर, तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो इसके लिए टेक्स्ट ईमेल एड्रेस के नाम से जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये हमने इंटरफेस को डिज़ाइन कर लेना है तो इसको हमने किस तरह से रीड करना है, इस पे जब बटन रजिस्टर को हमने एक आईडी अलॉट कर दी है, जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो ये उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा। इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद वैलिडेट करे और यूज़र को रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूज़र की यूआईडी क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली एपीआई की तरफ से, उसको इसने गेट करके तो डेटाबेस में डेटा जो है वो सेव कर देना है। अब जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन एडिट टेक्स्ट
हमने डिफ़ाइन किए थे, डिक्लेयर किए थे, उनको हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, उनके अकॉर्डिंग हमने क्योंकि उनको वो असाइन करनी है आईडीज़, तो उसके लिए यहाँ पे जावा में यानी बैकएंड के अंदर बैकएंड फाइल में हमने इन वैल्यूज़ को असाइन करवा देना, डिक्लेयर कर लेना। जब इनको हमने डिक्लेयर कर लिया तो डिक्लेरेशन के बाद हमने बटन्स, प्रोग्रेस, डायलॉग यूज़ कर लेना है। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमने यूज़र को रजिस्टर करना है, और जब रजिस्टर हो जाएगा तो उस डेटाबेस में फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में उसका डेटा सेव करना है। तो उसके लिए रेफरेंस वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। ऑन क्रिएट मेथड जो है ये हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम के नाम से 6 मेथड होते हैं हमारे पास, 6 से 7, जिनके अकॉर्डिंग हमने एप्लीकेशन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होता है। ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय किसी भी एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में एक ही दफ़ा कॉल होता है। इनको एक्टिविटी का एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड कहा जाता है। आप गूगल से या यूट्यूब से सर्च करके इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन एक हमने कमेंट दी है, इसमें हमने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिक्लेयर किए हैं उनको हमने इनिशियलाइज कर देना है, यानी उनको वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। फ्रंट एंड पे जो चीज़ें हमने डिक्लेयर यूज़ की हुई हैं उनकी आईडीज़ को हमने इन ऑब्जेक्ट्स के साथ असाइन कर देना फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू। अब यहाँ पे हमने लिखा है आर का मतलब है रिसोर्सेज की डायरेक्टरी, उसमें है आईडी। तो रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में जो भी वैल्यू की आईडी, जो भी कंपोनेंट की आईडी ये आईडी के साथ मैच कर रही है उसको इसमें असाइन कर दें। अब बटन लॉगिन है तो बटन को भी हमने फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने उनको असाइन कर दिया। अब इन पे हमने जब यूज़र ने क्लिक करना है तो उन क्लिक्स को लिसन करने के लिए कि जब उन पे क्लिक किया जाए तो ये चीज़ परफॉर्म हो, तो हमने क्लिक लिसनर जो है वो ऐड सेट कर देने हैं। अब जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक किया जाएगा जो कि बेसिकली कैंसिल का बटन है, अब जैसे ही उस पर क्लिक किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक एक्टिविटी से मूव करेगा दूसरी एक्टिविटी पे जो कि लॉगिन एक्टिविटी है, यानी रजिस्टर एक्टिविटी से मूव करे, जो कि दिस का मतलब है कि दिस ऑपरेटर ये यूज़ हुआ है कि ये इस वक्त करंटली रजिस्टर वाली एक्टिविटी पे यहाँ से मूव करके लॉगिन पे चली जाए। तो ये सारी चीज़ें इंटेंट के थ्रू होती है। तो एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाना विद इन एप्लीकेशन या किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करना, तो ये इंटेंट के थ्रू एंड्रॉयड के अंदर यूज़ की जाती है। स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू हमने इस इंटेंट को यानी इस एक्टिविटी को कॉल किया, तो ये जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये करंट रजिस्टर की जो एक्टिविटी है उसको मेमोरी से फिनिश कर दे, वरना वो वापस जब बैक का बटन दबाएंगे बैक नेविगेशन का तो वो वापस उसको रजिस्टर पे ले आएगा। अब बटन रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता है तो वो उन इनपुट फील्ड्स में से डाटा उठा के स्ट्रिंग के वेरिएबल्स में स्टोर करे, यानी कि सबसे पहले जब इस पर क्लिक किया तो सबसे पहले ये एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नेम का डाटा उठाए गेट टेक्स्ट के थ्रू और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद एफ नेम वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो ये इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने रीड आउट करनी है। रीड आउट करने के बाद इनको वैलिडेट करना है, यानी कि हमने ये चेक करना है कि जो डेटा हमें रिक्वायर्ड था यूज़र ने वो सारा डाटा हमें सेव कर दिया है। अगर इस एम्प्टी का मतलब है कि ये ईमेल वाला जो हमने वेरिएबल या एफ नेम का जो वेरिएबल लिखा है इस एम्प्टी का मतलब है इसमें अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी इनपुट ऐड नहीं किया हुआ, तो वो एरर शो करे रिक्वायर्ड का। और अगर उसने रिक्वायर्ड का एरर शो कर दिया तो कर्सर किसी और एक्टिविटी से किसी और इनपुट फील्ड से उठा के इस इनपुट फील्ड के ऊपर रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू वहाँ पे ब्लिंक करवा दें। और अगर इसने कोई भी एरर नहीं जनरेट किया यानी सारी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट कर दी है, तो उसके बाद इसने सारा डाटा जो है वो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया, यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यूज़र स्मॉल में लिखा हुआ सारा, और ये उस क्लास जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी ये उसके साथ ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर कर लिया। अब न्यू ऑपरेटर के थ्रू जब भी आपने जावा के अंदर किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो डिक्लेरेशन के बाद सेम टाइम पे आपने उसको इनिशियलाइज़ कर लिया, न्यू ऑपरेटर के थ्रू ही आपने इसको इनिशियलाइज़ करना होता है। साथ आपने या तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है या वैल्यूज़ पास करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। तो ये हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। इसके बाद डायलॉग को शो करवाया और उसको टाइटल सेट कर दिया रजिस्टरिंग। जब प्रोग्रेस डायलॉग चलेगा तो उस पर रजिस्टरिंग का टाइटल लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड जो है इसके थ्रू हमने ईमेल और पासवर्ड जो है ये इसको पास किया इस मेथड को। ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई का एक ऑथ क्लास जो है फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई की उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज़ किया था, उसको हमने उसका मेथड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो कॉल कर लिया। अब उसको ईमेल और पासवर्ड सेंड किया है तो वो ऑटोमेटिकली उस
इस मेथड ने यूज़र को क्रिएट कर देना फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई में। अगर तो आपका इंटरनेट का इशू नहीं है, यानी मोबाइल डिवाइस जिसके थ्रू आप ये काम कर रहे हैं उस पर मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, ईमेल वैलिड होना चाहिए और पासवर्ड मिनिमम 6 डिजिट्स का होना चाहिए। 6 से कम होगा तो ईमेल अगर इनवैलिड है तो वो एरर जनरेट करेगा, या ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तब भी एरर जनरेट करेगा। तो इसके थ्रू ये चीज़ परफॉर्म होगी। जब ये चीज़ परफॉर्म होगी तो ऑटोमेटिकली नेक्सस ने फर्दर प्रोसीड करना है। अगर तो ये यूज़र ने क्रिएट कर लिया है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके ऊपर हमने ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया। ऑन कंप्लीट लिसनर ने इसका टास्क जो है, ये हमने मेथड परफॉर्म एग्जीक्यूट करवाया, कॉल किया, इसका इसने टास्क के अंदर रिज़ल्ट स्टोर करके तो इसको हमने वैलिडेट कर लिया कि क्या ये रिज़ल्ट जो इस मेथड का रिज़ल्ट है कॉल करने के बाद कि उसने यूज़र क्रिएट कर लिया है तो वो इस सक्सेसफुल है। अगर इस सक्सेसफुल है तो उसकी आईडी लेके इस मेथड को पास कर दे, जिसके अंदर हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया है। अब इसने रेफरेंस जो डेटाबेस का यानी जो पेरेंट नोड है वहाँ पे इसने एक यूज़र्स के नाम से नोड क्रिएट करनी है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसने नई उसी के अंदर एक यूज़र की जो आईडी है जनरेट हुई है आफ्टर क्रिएशन, जो हमने यहाँ से गेट की थी ऑथ डॉट करंट यूज़र, यानी जिसने करंटली साइन अप किया है, यानी ये मेथड ने जिस यूज़र को क्रिएट किया उसकी आईडी को गेट करके हमने वो एज अ प्राइमरी की जो है वो ऐड कर दी यूज़र्स के अंदर। यानी कि एक रेफरेंस के अंदर ये नोड ऐड हुई, दूसरी नोड इस यूज़र्स के अंदर उसकी यूआईडी के अकॉर्डिंग ऐड हुई और उसके आगे सेट वैल्यू के अंदर हमने ये वैल्यू पास कर दी कि ये यूज़र के डेटा जो है वो वहाँ पे सेट कर दें। और इस मेथड सेट वैल्यू के ऊपर भी हमने ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया कि अगर ये सक्सेसफुली डेटा सेव हो गया है तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज शो करे और उसके बाद लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर दे, और अगर नहीं हुआ तो ये रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज जो है वो शो कर दे। यहाँ से इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ये आएगा कि अगर किसी वजह से कोई एरर आया है तो ये इसको यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाए। अब वापस आ जाते हैं, यूज़र के रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया। लॉगिन स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन हमारे पास जो है लॉगिन स्क्रीन हमारे पास जो है इस पे एक तो ईमेल रिक्वायर्ड होगी और दूसरा पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद इसने यूज़र ने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन के बटन पे जब क्लिक किया जाएगा तो ये देन फर्दर मूव होगा। अब इसके लिए भी हमने डिक्लेरेशन में सारे कंपोनेंट जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने डिक्लेयर कर लिए। इन ईमेल और पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट, बटन लॉगिन के लिए, बटन रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन होनी है तो उसके लिए ऑथ, डेटाबेस में वर्किंग करनी है तो उसके लिए डेटाबेस रेफरेंस का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब इनके हमने इनिशियल ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो है जो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मेथड है जिसने इस एक्टिविटी को इनिशियलाइज़ करना सारे का सारा, उसमें हमने सारी चीज़ों को फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू इनिशियलाइज़ कर लिया और बाकी जो कंपोनेंट्स थे उनको न्यू ऑपरेटर के साथ हमने इनके रेलेवेंट क्लासेस के साथ जो है वो हमने उसको इनिशियलाइज़ कर लिया। बटन रजिस्टर पे क्लिक किया जाता है तो ये इस लॉगिन एक्टिविटी से मूव करवा के रजिस्टर पे ले जाए स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट के थ्रू, और लॉगिन की स्क्रीन को फिनिश कर दे। और अगर लॉगिन पे क्लिक किया जाता तो अगेन ईमेल और पासवर्ड जो है इसको रीड करे। अब ईमेल को रीड करेगा ये गेट टेक्स्ट के थ्रू, फिर इसको स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू कन्वर्ट करेगा जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड है। इसके बाद इसको टू लोअर केस, ये भी स्ट्रिंग के ऊपर लगता है कि ये जो भी स्ट्रिंग इसने गेट करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट की है इसको लोअर केस में ले जाए, यानी कि आपने अगर कोई करैक्टर कैपिटल में ईमेल में लिखा हुआ है, यानी कि आपने ईमेल का फर्स्ट लेटर जो है वो या कोई भी लेटर आपने कैपिटल में यूज़ किया तो उसको वो कन्वर्ट करके लोअर केस में ले जाए और पिन जो है उसको भी कन्वर्ट कर दें। इसके बाद हमने इसको वैलिडेट किया है कि इस ईमेल के पास कंटेन्स @ जो है वो कंटेन है, यानी उसमें लाजमी शामिल होना चाहिए, डॉट भी शामिल होना चाहिए। अब कंटेन्स का मतलब है इसने ट्रू रिटर्न करना है अगर @ मिला है, लेकिन हमें क्योंकि इन्वर्स चाहिए यहाँ पे कि अगर नहीं ऐड किया हुआ तो फिर एरर शो करना, तो फिर हमने इसको इन्वर्स ऑपरेटर जो है नॉट ऑपरेटर लगा के इन्वर्स कर दिया। अब अगर ईमेल के अंदर @ नहीं है तो वो एरर शो करेगा इनवैलिड ईमेल, अगर डॉट नहीं है तो वो और ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो वो फॉल्स शो करे।
ट्रू के अकॉर्डिंग सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको ट्रू कर देगा, तो इनवैलिड ईमेल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर नहीं है तो ऑथ का एक हमारे पास मेथड है फायरबेस ऑथेंटिकेशन का, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमने ईमेल और पासवर्ड पिन इसको जो है वो 6 डिजिट की पिन दी, उसके ऊपर हमने इस मेथड के ऊपर वो कंप्लीट लिसनर लगा दी है कि इस मेथड के थ्रू ये इसका रिज़ल्ट जो है वो टास्क के अंदर स्टोर करे, क्योंकि यहाँ पे ऑथ रिज़ल्ट यानी इस मेथड के थ्रू इसने ऑथ रिज़ल्ट जो है वो टास्क के अंदर स्टोर की है। अगर वो सक्सेसफुल है तो उस लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज जो है ये प्रिंट करे और उसके बाद ये इसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए। और अगर ईमेल इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, या ईमेल गलत है, या ईमेल वैलिड है लेकिन एग्जिस्ट यूज़र ने रजिस्टर नहीं किया हुआ, या पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, या पासवर्ड 6 डिजिट से कम है, तो ये लॉगिन फेल्ड का मैसेज शो करेगा। और अगर ये मेन स्क्रीन पे आ जाता है तो वहाँ पे एक लॉगआउट का बटन है जिस पे ये क्लिक करेगा, तो फायरबेस ऑथ के ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट उसका जो क्लास है, क्लास को हमने इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट करके डायरेक्टली उसको साइन आउट करवा के तो वापस उसको रजिस्टर के पेज पे लेके चले गए। तो ये इस एप्लीकेशन का कोड का और फंक्शनैलिटी का ओवरव्यू